तो आज के इस लेक्चर में हम लोग गेट फिजिक्स में 2011 में जितने भी क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। A Carnot cycle operates on a working substance between two reservoirs at temperature T1 and T2, where T1 is greater than T2. During each cycle, an amount of heat Q1 is extracted from the reservoir of T1 and an amount of Q2 is delivered to the reservoir at T2. Which of the following statement is incorrect? ठीक है, तो देखिए वर्क डन जो होता है दिस इज Q1 माइनस Q2 होता है। ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है देखिए ये है Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। दोनों एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो सी नंबर में एंट्रोपी ऑफ द हॉटेस्ट रिजर्वियर डिक्रीजेस, ये भी हमारा सही है। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ द हॉटेस्ट रिजर्वियर डिक्रीजेस। देखिए लास्ट नंबर डी जो है द कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल एंड हेंस द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी जो होता है पूरे यूनिवर्स का वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो हमेशा एंट्रोपी जो होता है यूनिवर्स का वो हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। इन ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एट द ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट इज TC, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेस एंड इट्स एंट्रोपी रिमेन्स द सेम। diverges and its entropy has finite discontinuity, remains unchanged, and its entropy has finite discontinuity, has discontinuity and its entropy diverges। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ग्राफ से मैंने शो किया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। In first order phase transitions, entropy has finite discontinuity, whereas it is continuous for second order phase transitions। देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है जहाँ पे कि TC टेम्परेचर पे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है, उसी तरह यहाँ पे सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, यहाँ पे ये स्मूथली ये ग्राफ आगे जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में यहाँ पे हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा और सेकेंड ऑर्डर में कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरह स्पेसिफिक हीट डाइवर्जेस फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर। तो स्पेसिफिक हीट जो होता है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर दोनों में ही यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है, अलग अलग दिशा में चला जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट यहाँ पे हमारा हो जाएगा TC टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर हमें बोला जा रहा है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम डाइवर्जेस, ये हो गया डाइवर्जेस। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो देखिए स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम डाइवर्जेस, ये ठीक है, एंड इट्स एंट्रोपी हैज फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हमें मिल रही है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पूछा गया है, तो ये ग्राफ के मदद से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो करता है और यहाँ पे हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो डाइवर्ज हो जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द isothermal compressibility of a solid is kT is equal to 10 to the power minus 10, the pressure required to increase its density by 1% is approximately। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रेशर निकालनी है। देखिए हम यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या गिवन है हमारा। यहाँ पे गिवन है KT is equal to 10 to the power minus 10, दिस इज इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये गिवन है। डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, बाय डेफिनेशन हम ये जानते हैं कि KT जो है वो इक्वल होता है -1/V dV अपॉन dP के। ठीक है, तो प्रेशर हमें यहाँ निकालनी है। अब देखिए वेयर V इज इक्वल टू M अपॉन रो, वेयर रो इज द डेंसिटी, M इज द मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी दिया गया है और पूछ रहा है कि प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट डेंसिटी बाय 1%। तो अब हम इसको देखिए कैसे करेंगे, ये अगर इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा dV अपॉन V, दिस इज dV अपॉन V इज इक्वल टू, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज -M अपॉन रो स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा इंटू डी रो अपॉन दिस इज M अपॉन रो, और ये वैल्यू आ जाएगा आपका डी रो अपॉन रो के इक्वल।
ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। तो dv अपॉन v का वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया। चलिए अब यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या इक्वेशन निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा at इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो, और इसके बदले हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन dp के, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन dp। ठीक है, dv अपॉन v के बदले हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज इक्वल टू दिस वन, ये माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया dp। हमें यहाँ पे अब p का वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसके इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो at, ये है आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके फॉर डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू 1%। यहाँ पे प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी बाय 1%। ठीक है, तो ये डेंसिटी इज इक्वल टू 1% होना चाहिए, इज इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। एंड Kt इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10। सो dp इज इक्वल टू 0.01 अपॉन इसके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, देखिए 10 टू द पावर माइनस 10 हो जाएगा। therefore Tp इज इक्वल टू 10 टू द पावर, दिस इज, ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऊपर गया तो ये हो गया +8 पास्कल। ठीक है, therefore dp का वैल्यू क्या आ गया, 10 टू द पावर 8। ओके, तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। तो दिस क्वेश्चन इज डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ए सिस्टम ऑफ नॉन इंटरैक्टिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऑफ स्पिन 1 is in thermodynamic equilibrium, the entropy of the system is। यहाँ पे देखिए पहले ही आपको मेंशन कर दिया गया है कि नॉन इंटरैक्टिंग और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। ठीक है, ऑफ स्पिन 1। तो यहाँ पे इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे ये हो गया एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी का फॉर्मूला हम जानते हैं, देखिए क्या होता है, S इज इक्वल टू के बी लॉन ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ microstates for non-interacting particles with spin s पहले लिखती हूँ। ठीक है, s का वैल्यू फिर बाद में 1 पुट करूंगी, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2s प्लस 1 टू द पावर n। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। यहाँ पे s का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 1 टू द पावर n, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, ये आ गया। अब यहाँ पे एंट्रोपी का वैल्यू में ये ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम is equal to S is equal to kV ln ओमेगा। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू तो ये हो गया kV, दिस इज ln 3 टू द पावर n, ये अंदर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो हो गया n kV ln 3। ठीक है, ये आ गया हमारा एंट्रोपी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालनी है, फिर आप एंट्रोपी का वैल्यू निकाल सकोगे सिस्टम का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिस्टम हैज 2 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जी E एंड 2E। ठीक है, एक सिस्टम है जिसका 2 एनर्जी लेवल है E एंड 2E। द लोअर लेवल इज 4-fold degenerate while the upper level is doubly degenerate if there are n non-interacting classical particles of the system which is in the thermodynamic equilibrium at temperature T, the fraction of particles in the upper level is। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्टीशन फंक्शन। therefore पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू समेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ g इंटू एप्सिलॉन i, वेयर दिस वन इज एनर्जी और ये है हमारा डीजेनरेसी। ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 4-fold और यहाँ पे डबली डीजेनरेट, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और ये हो गया e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन i अपॉन kBT। ठीक है, ये होता है हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, देखिए इसका वैल्यू पुट करते हैं, समेशन करेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या है 4-fold है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 4 e टू द पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के बी टी। इसका वैल्यू कितना गिवन है e, यहाँ पे एप्सिलन या e भी ले सकते हैं, यहाँ पे e ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया e अपॉन के बी टी, ये आ गया। उसके बाद फिर समेशन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर सेकंड में हमारा डीजेनरेसी कितना है, डबली डीजेनरेट, तो यहाँ हो गया 2 e टू द पावर माइनस 2e, और ये हो गया अपॉन के बी टी, ठीक है। सो ये वैल्यूज आपको मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द अपर लेवल। तो यहाँ पे लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा अपर लेवल में पार्टिकल्स, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया 2 e टू द पावर माइनस 2e अपॉन के बी टी अपॉन ये पूरा पार्टीशन फंक्शन का यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा, दिस इज e अपॉन के बी टी प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2e अपॉन के बी टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो एनर्जी लेवल्स था, जैसे कि देखिए ये हो गया E और ये हो गया 2E, ठीक है, ये ज़्यादा वाला ऊपर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा डीजेनरेसी था G इज इक्वल टू, यहाँ पे डीजेनरेसी कितना था, दिस इज 2, और यहाँ पे डीजेनरेसी कितना था 4, ठीक है। तो इस लेवल में द फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन अपर लेवल इक्वल हो जाएगा। देखिए अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 e टू द पावर माइनस 2, इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा देखने में। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखिए ये हो गया, दिस इज क्या आया था हमारा अपर लेवल में, इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस 2e अपॉन के बी टी, ठीक है। और ये था हमारा पार्टीशन फंक्शन e टू द पावर माइनस एप्सिलन अपॉन के बी टी प्लस 2 e टू द पावर माइनस 2e अपॉन के बी टी, ठीक है, ये था। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 e टू द पावर 2e अपॉन के बी टी, दिस इज वी आर टेकिंग दिस कॉमन, 2 e टू द पावर माइनस 2 एप्सिलन अपॉन के बी टी, ये कितना बच गया, यहाँ पे हो गया 2 e टू द पावर एप्सिलन अपॉन के बी टी प्लस 1, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन 2 e टू द पावर एप्सिलन अपॉन के बी टी, दिस इज के बी टी प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। सो बी नंबर में देखिए, बी नंबर ये हमारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। तो 2011 का सारा क्वेश्चंस यहाँ पे हो गया है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, इसको एक बार और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।